नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का क्लास 10th में स्वागत है और माइंड मोड स्टडी में भी आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारी क्लास राजस्थान की राजनीतिक विधान मंडल राज्य की विधान मंडल की क्लास दूसरी रहने वाली है इस टॉपिक की, जिसमें हमने कल कुछ चर्चाएं इन राज्य की विधान मंडल के बारे में करी थी और आज भी करेंगे। तो चलते हैं, अपनी क्लास 10th शुरू हो चुकी है। इसी के साथ में क्लास 10th में अपना आज का पहला पॉइंट, जिसमें प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है और उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसको शपथ कौन दिलाता है और उसको प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे और 16वीं विधानसभा जो वर्तमान में है प्रोटेम स्पीकर कौन है, इनके बारे में आपको जानेंगे और बताएंगे। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो विधानसभा का क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है। इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसको शपथ भी कौन दिलाता है, राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ये बातें नॉर्मल हैं, आपको समझने के लिए या आपको थोड़ी बहुत याद रखनी जरूरी है, क्योंकि इनकी शपथ भी कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा, और इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा। विधानसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्यों में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। जो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको क्या किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो विधानसभा सदस्यों की शपथ दिलाता है। स्थायी अध्यक्ष तो कोई दूसरा होता है, परंतु अस्थायी अध्यक्ष भी सुना जाता है। जो विधानसभा में सदस्य आते हैं, उन सदस्यों में से जो वरिष्ठ सदस्य होता है उस सदस्य का सिलेक्शन किया जाता है, उसको प्रोटेम स्पीकर भी बनाया जाता है या फिर कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया जाता है। वो इन सभी विधानसभा के जो सदस्य आते हैं उनकी क्या करवाता है, शपथ भी दिलाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति राजस्थान का प्रथम विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन थे, महाराणा संग्राम सिंह। कौन थे, महाराणा संग्राम सिंह। और 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, कालीशरण सराफ। कौन है, कालीशरण सराफ जी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, प्रोटेम स्पीकर क्या है उसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। पहले प्रोटेम स्पीकर कौन व्यक्ति रहे और 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, शपथ इनकी कौन दिलाता है, नियुक्ति इनकी कौन दिलाता है और इनका मेन कार्य क्या होता है। जो विधानसभा के सदस्य आते हैं उनको क्या है, शपथ दिलाने का होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 189। इनसे पहले जितने भी अनुच्छेद आपने देखे पढ़े हैं, मैंने अच्छी तरीके से अगली क्लास 9 में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है और अच्छी तरीके से आपको समझ में आया है। मुझे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया था। आज अनुच्छेद 189 सदनों की मतदान या फिर गणपूर्ति, क्या ये सब जो आ रहा है ना, सदनों की मतदान तो आपको समझ में आ गया, परंतु ये गणपूर्ति शब्द आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। इसको एक बात में कोरम भी कहा जाता है, परंतु ये क्या होता है गणपूर्ति सदस्य, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किसी सदन या कोई संस्था की बैठक में वैध रूप से जो शुरुआत करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या होती है, जो कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां हिस्सा होता है ना, उसको बिना किसी कार्रवाई नहीं हो सकती। परंतु इसका अर्थ है कि सभा में जो काम काज के कानून के रूप में मान्य बनने के लिए उपस्थित रहने वाले सदस्यों की संख्या को क्या कहता है, गणपूर्ति शब्द का उपयोग लिया जाता है। तो आपको गणपूर्ति शब्द एक अटपटा लगा, उसका मैंने पूर्ण रूप से आपको बता दिया। और अपना पहला पॉइंट क्या रहने वाला है, विधानसभा अध्यक्ष, जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है और सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष और सभापति किसी भी विधेयक पर अपना मत नहीं देंगे। जो उनके मत होते हैं वो किसी भी विधेयक को अपना मत नहीं देंगे, लेकिन जब मतदान बराबर, अगर दोनों चुनाव कर रहे हैं उनके मतदान बराबर हो गए, तो बराबर ऐसी स्थिति अगर किसी विधेयक या विधानसभा में होती है, तो उस समय क्या करेंगे, अध्यक्ष और सभापति क्या करेंगे, अपना निर्णय या अपना मत जिसकी ओर देंगे उसका वो क्या होगी, विजय होगी। ठीक है,
पहले तो वो अपने मतलब विधेयक में मत नहीं देंगे, परंतु अगर ऐसा भविष्य में या कहीं बन जाता बराबर हो जाते हैं तो अपना मत का प्रयोग करके अपने निर्णय के अनुसार मत देंगे। अनुच्छेद 193 विधानसभा के अधिवेशन के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम का भी उल्लेख मिलता है। बैठक के लिए कोरम की कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 1/10 है और न्यूनतम कितनी है 10 सदस्य। इन दोनों में से जो भी अधिक हो बैठक का अधिवेशन के लिए उसे क्या है बुलाया जा सकता है। ठीक है। और राजस्थान की विधानसभा की गणपूर्ति के हेतु सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए 20 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ये नॉर्मल सी बातें थी, वो मैंने आपको यहाँ समझा दी हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। आपको थोड़ी बहुत एक बार पढ़ लेना और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा। मैं बार बार यहाँ समझाऊंगा, बात तो वो की वो है, इसलिए आप थोड़ा सा अपने रफ जो भी फेर कॉपी है पेन उसमें उतार के थोड़ा सा ध्यान देके समझोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये बातें आपको समझने के लिए होती हैं, ज्यादा अगर इसको समझाए क्या, मैंने समझा दी है जितना हो सका उतना, परंतु आपको ज्यादा समझना है। आप खुद प्रैक्टिस करके समझेंगे नहीं तो आपको इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अनुच्छेद हम देख लेते हैं। अनुच्छेद अपना रहेगा 191। 191 क्या कहता है कि विधानमंडल सदस्यों के लिए निर्धारित जो अयोग्यताएं क्या क्या हैं उनका विवरण हम अनुच्छेद 191 में करने जा रहे हैं कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता, ठीक है अपन देख लेकिन अयोग्यता क्या की, ऐसी अयोग्यता पाई जाए तो वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता, उसमें अयोग्यता भी होती है, उनका विवरण हम देख लेते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 191 किसी भी व्यक्ति को राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित भी किया जा सकता है, परंतु अयोग्य कौन सी ऐसी वो लापरवाही या गलतियां करे अपने विधानसभा के पद सदस्य के पद पे रहते जिसको अयोग्य भी घोषित किया जा सकता। अगर वो पहले से कोई लाभ के पद पे है या किसी भी सरकारी पद या किसी संसद या सांसद या विधायक के पद पे वो नहीं रह सकता, एक पद पे भी रह सकता है। अगर वो दिवालिया है मतलब पागल है तो भी वो विधानसभा के लिए अयोग्य घोषित हो सकता है। तो चुनाव में भ्रष्ट आचरण करता, अगर वो चुनाव लड़ता है जिस भी क्षेत्र में वो भ्रष्ट आचरण के साथ में चुनाव लड़ता है या चुनाव में अपराध दोषी पाया जाता है तो उसे भी अयोग्यता क्या किया जाता घोषित किया जाता, या फिर उसे अस्पृश्यता, दहेज तथा सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देने के लिए दंडित किया जा सकता है। जो भी सामाजिक जो अपराध बढ़ावा है जैसे कि सती प्रथा है, दहेज है, अस्पृश्यता जैसे कुछ भी वो हो सकता है, उन जैसे कार्यों को अगर वो बढ़ावा देता अपने क्षेत्र में चुनावी प्रसार या किसी भी पे तो उसको क्या किया जाता है विधानसभा का सदस्य से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और आगे देख लेते हैं इनके बिंदु हैं। यदि ये प्रश्न उठता है कि विधानमंडल का सदस्य अनुच्छेद 191 में वर्णित किसी अयोग्यता को ग्रस्त हो गया या नहीं तो अनुच्छेद 82 की तरह उसे अंतिम रूप से निर्णय कौन लेगा कि राज्यपाल निर्णय ले सकता। अगर वो 191 में कि विधानसभा का अयोग्य सदस्य घोषित हो गया है परंतु बाद में उनकी कुछ ऐसी स्थितियां बन गई हैं वो अब व्यवस्थित हैं तो उसको अगर वो राज्यपाल को ऐसा लगे तो वो क्या कर सकता है वापस विधानमंडल का सदस्य घोषित कर सकता है। ये निर्णय अंतिम लेने के अवसर किनके पास में होता है राज्यपाल के पास में होता है। ठीक है। ऐसी स्थिति प्रश्न पर निर्णय लेने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसी ऐसी राय के अनुसार ही कार्य। अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ में बनती तो पहला काम राज्यपाल का क्या रहेगा, वो जो भी है उस राज्य के निर्वाचन आयोग के वहां से उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी है, उसकी पूर्ण रूप से राय लेगा कि व्यक्ति क्या है, पहले उसने ऐसे ऐसे किया अभी उसके लिए क्या सुधार है। अगर वो राय सही मिली तो उसके राय के अनुसार ही राज्यपाल क्या करेगा, उसको विधानसभा का सदस्य अयोग्यता वाली हटाकर योग्य बना सकता है। अनुच्छेद 182 अनुच्छेद 191 में यदि विधानमंडल का सदस्य 10वीं अनुसूची दल बदल कर रहा है, मतलब जो चुनावी सभा में या जो दल बनते हैं, एक बार इस दल में कूदता है एक बार इस दल में जाता है, तो वो ऐसा व्यक्ति अगर अयोग्य इस तरीके से अगर वो परिस्थितियां करता है मतलब दल बदल वाली प्रक्रिया करता है, एक बार इस
दल के साथ में चुनाव लड़ता है, एक बार इस दल के साथ में चुनाव लड़ता है, या पर उसी चुनाव प्रक्रिया में उन्हीं दिनों में अगर वो दल बदल इधर उधर कूदता है, ऐसा अगर सदस्य अयोग्य घोषित हो गया है, तो उसका अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए किनके पास में पावर या किनके पास में होता है, सभापति या अध्यक्ष के पास में वो पद, या उसे अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए प्रोटोकॉल के साथ में स्वयं विवेक शक्तियां भी सभापति व अध्यक्ष के पास में होती हैं। तो हमने 191 में क्या देखा है, जो अयोग्य, जो विधानसभा सदस्यों के लिए निहात अयोग्य हैं, उनके बारे में पूर्ण रूप से विवरण देखा है। आपको एक बार आप लिख लो अच्छी तरीके से, वापस एक बार आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, ये विधानसभा का टॉपिक और मुख्यमंत्री राज्यपाल का, ये तीनों टॉपिक बहुत बड़े टॉपिक है, इसलिए अपन की तीन चार क्लासें बन रही हैं। बाकी वाले टॉपिक बहुत कम, अगर आप कोई भी आगे या पीछे कोई भी अगर बुक या कुछ क्लासें देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक ज़्यादा ही मिलेंगे, इसलिए अपन की क्लासें लंबी बन रही हैं। इसमें राज्य के विधानमंडल की क्लासें अपन 3-4 बन सकती हैं, 3-4 से ज़्यादा भी प्रयास है क्योंकि अपन छोटी कम समय में पूर्ण रूप से कराएं, और कम समय में 2-4 क्लासेस ज़्यादा भी बन जाए उसकी हमें कोई फिरात नहीं है, परंतु अपने समय छोटी क्लास के साथ में थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ेंगे तो आगे जाके अपनी पकड़ पूरी हो गई। आपको ज़्यादा एकदम बोझ नहीं देना है, ठीक है, इसलिए छोटी छोटी क्लासें बना रहे हैं, आपके लिए भी फायदेमंद हो रहे हैं, और माइंड मोड स्टडी के साथ में आपको अपनी सदस्यता ग्रहण करके मजबूती का हकवा देना जरूरी है। ठीक है, अगला अनुच्छेद हम देखेंगे, अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन व भत्ते के बारे में। जो भी विधानसभा या विधानमंडल के सदस्य, उनके वेतन व भत्ते क्या है, इनके वेतन व भत्तों का निर्णय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है। किनके द्वारा पारित किया जाता है विद्यार्थियों, राज्य के जो भी विधानमंडल है उसके द्वारा जो भी विधानमंडल के सदस्य हैं उनके भत्तों व वेतन के बारे में पारित विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राजस्थान के विधानसभा के सदस्य जो विधायक कहलाते हैं, विधानसभा का सदस्य होता है ना, अपने क्षेत्र में विधायक अपन कहते हैं ना, उनको ही बोलते हैं। ये अयोग्य मतलब जो ऐसी विधायक कुछ गलतियां कर देते तो अयोग्य घोषित कर देते हैं, उनको वापस लेने के लिए अपने पिछली स्लाइड में देखे थे। उनका विधायक का वेतन कितना होता है, 40,000 होता है प्रति माह। प्रति माह कितना होता है, 40,000 रुपये उसका वेतन होता है, और भत्ते कुछ अलग ही हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 195 में हमने विधानसभा या विधायकों का वेतन व भत्ते के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगली स्लाइड में अनुच्छेद 196, अनुच्छेद 196 विधायक को पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में। ठीक है, धन विधेयक अनुच्छेद 198 और वित्त विधेयक अनुच्छेद 207, धन विधेयक और वित्त विधेयक के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधानमंडल में किसी सदन का प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, कोई विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक उस दोनों सदनों की सहमति नहीं हो। अगर कोई भी विधेयक विधानमंडल का है, उसको पारित कब तक नहीं समझा जाएगा, तब तक उन दोनों सदनों की सहमति नहीं मिली, तब तक उसको विधानमंडल का सदन में पारित नहीं किया जाता। कोई भी लंबित विधेयक सदन सत्राहवास के कारण समाप्त भी नहीं होगा। ठीक है, नोट के साथ में अनुच्छेद 368 जो अनुच्छेद है कि तहत कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित करके राजस्थान की विधानसभा के पास समर्थन के लिए आता है तो विधानसभा उसे पारित कर सकती हैं या उसे अस्वीकार भी कर सकती हैं, लेकिन उसमें कोई संशोधित प्रस्तावित नहीं कर सकती। अगर किसी राज्य का उस विधेयक में भारत के संसद से कोई भी पारित हो गया और पारित होकर वापस राजस्थान या किसी राज्य की विधानसभा के पास में समर्थन के लिए अगर वो विधेयक आता है, आप मुझे ये बात है, इस बात का अगर आप समर्थन देते हैं,
दे सकते हैं या नहीं दे सकते, परंतु वो उनके पास में क्या होता है, सिर्फ समर्थन के लिए ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य में जो राजस्थान जो होता है कि उसमें जो बता रहे हैं उनमें वो संशोधित करने के लिए राज्य के पास में कुछ नहीं होता है, परंतु उसका समर्थन करने के लिए वो पारित कर सकती हैं, उसे अस्वीकार भी कर सकती है, लेकिन उसमें कोई संशोधित नहीं कर सकती। ठीक है। नोट विधानमंडल में ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं है और उनके द्वारा विधेयक प्रस्तुत किए जाएं और गैर सरकारी विधेयक की निजी सदस्य भी कहते हैं। ऐसे विधान सारे के सारे जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो मंत्री भी नहीं होते, अपने मंत्री भी पहले जो देखे थे, परंतु जो कुछ मंत्री नहीं है उनके द्वारा विधेयक प्रस्ताव किए जाएं और गैर सरकारी विधेयक हो या निजी सदस्यों का भी विधेयक हो सकता है। ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे राजस्थान विधानसभा में अब 4 बार गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं। कितनी बार हो चुके राजस्थान में? 4 बार विधेयक को, और कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। राजस्थान की कानूनी चिकित्सा विधेयक, राजस्थान की जो कानूनी चिकित्सा विधेयक है 1952 में, उसको भी गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुका है। कुछ जानवरों की राजस्थान के संरक्षण के लिए 1954 में भी गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुका है। राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड के विधेयक 1958 में भी गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुका है। पशु और पक्षी संबंधित भी 1973 में क्या हो चुका है? गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुका है। परंतु राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक 16 प्राइवेट निजी बिल रखे गए हैं, लेकिन एक भी पारित नहीं हुए। जो राजस्थान की तीसरी विधानसभा थी उसमें 16 प्राइवेट निजी बिल भी इसी तरह से गैर सरकारी रखे, परंतु वो अभी तक क्या हुए? 5 नहीं हुए। ठीक है। अगली ये तो आपको एक बार आप क्लास के साथ में अपने रफ कॉपी या फेयर कॉपी में ये लिख लें अपने नोट्स के रूप में। फिर भी टेलीग्राम पर तो अभी आपको शायद नहीं मिल रहे होंगे पीडीएफ, बाद में पीडीएफ मिलेंगे, परंतु अपनी क्लास से आगे जा रही है इसलिए आपको पेन और कॉपी साथ में रखे लिखना जरूरी है। अनुच्छेद 198 धन विधेयक के संबंध की प्रक्रिया हम समझेंगे। ठीक है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में मंत्री द्वारा पुनः स्थापित प्रस्तुत किया जाता है तथा विधानसभा से पारित होने पर विधान परिषद में धन विधेयक को भेजा जाता है। जो भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पहले, अगर पूर्व अनुमति मतलब राज्यपाल की अनुमति नहीं, उससे पहले विधानसभा से मंत्रियों द्वारा पुनः स्थापित प्रस्तुत किया जाता है, अगर उनके जो मंत्री हैं उनके द्वारा पुनः स्थापित किया जाता है तो विधानसभा से पारित होने के बाद में सीधा किसके पास में जाएगा? विधान परिषद में धन विधेयक के पास में भेजा जाएगा। ठीक है। विधान परिषद बाद में विधान परिषद क्या करता है? धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद में स्वतः पारित माना जाएगा। अगर उसके पास में जो धन विधेयक का कुछ प्रस्ताव था वो राज्यपाल की अनुमति के बिना अगर वहां के मंत्री वगैरह पुनः स्थापित करके सीधा वो किनके पास में भेजेंगे? विधान परिषद के पास में भेजेंगे, और विधान परिषद के पास में ओनली फॉर 14 दिन का टाइम होता है। अगर 14 दिन के अंदर अंदर वो कुछ भी कर सकती हैं तो उसके पास में टाइम है, नहीं तो वो उसके बाद में स्वतः ही क्या है? पारित माना जाएगा। 14 दिन के बाद में वो अपने आप ही वो पारित माना जाएगा, उसमें विधानसभा की अनुमति दे या नहीं दे उनके पास में कोई पावर नहीं है। ओनली पर 14 दिन तक होता है, उसका निर्णय लेना है तो वो ले सकती हैं, उसके बाद में वो अपने आप उस राज्य क्या होगा? स्वतः ही पारित माना जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक में न तो संशोधित कर सकती है और न ही उसे अस्वीकार कर सकती है, सिर्फ कुछ सिफारिश दे सकती हैं। उसे मानना या न मानना विधानसभा पर निर्भर करता है। ज्यादा विधान परिषद के पास में कुछ नहीं होता। जो भी धन विधेयक होता है उसमें वो संशोधित नहीं कर सकता, उसमें फेरबदल तो वो कुछ नहीं कर सकता, और उसको अस्वीकार भी नहीं कर सकता। उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, परंतु कुछ सिफारिश वो इसके बारे में जो भी है धन विधेयक उसके बारे में वो विधान परिषद क्या कर सकती है? कुछ सिफारिशें जरूर लगा सकती हैं, परंतु उसको मानना न मानना ये विधानसभा के पर निर्भर करता है। विधानसभा का वही जो भी सिफारिश विधान परिषद ने दी है वो अपन को माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, सलाह के रूप में। नहीं मानेंगे तो भी चलेगा और मानेंगे भी
तो भी चलेगा। तो धन विधेयक के बारे में हमने देख लिया। धन विधेयक क्या है? राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना जो भी विधानसभा के मंत्री हैं वो सीधा किसी विधान परिषद के पास में भेज सकते हैं। विधान परिषद के पास में भेजने के बाद में उसके पास में 14 दिन का टाइम होता है। अगर उसको अस्वीकार करना है या नहीं करना है, या फिर उसमें कुछ संशोधित मतलब अस्वीकार तो कर ही नहीं, स्वीकार ही करना है अपने देगा, और उसमें संशोधित कुछ नहीं कर सकते, परंतु वो कुछ सिफारिशें दे सकते हैं, जिनके भी सिफारिश देने के लिए उनके पास में टाइम कितना होता है? 14 दिन का टाइम होता है। उनके दिनों के अंदर अंदर ही वो दे सकते हैं। अगर उस समय नहीं दिया तो उसके बाद में क्या होता है? वो अपने आप स्वतः ही पारित हो सकता है, परंतु वो परिषद विधान परिषद के पास में संशोधित या अस्वीकार करना कुछ नहीं, स्वीकार करना पड़ता है। वो सिफारिश देती है, वो विधानसभा पर निर्भर करती है। वो सिफारिशें जो विधान परिषद ने दी उसको मानना या न मानना वो किस पे रहेगा? डिपेंड विधानसभा के पास। तो हम विधेयक, धन विधेयक अच्छी तरीके से समझ में मैंने आपको समझा दिया। फिर भी आपको एक बार लिख के थोड़ा आप खुद स्वयं समझेंगे तो आपको इससे भी अच्छा समझ में आएगा और आपको समझने में बहुत मजा भी आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो धन विधेयक की परिभाषा भी हम अनुच्छेद 199 में देख लेते हैं। उनकी धन विधेयक की जो परिभाषा है वो क्या है? कोई भी धन विधेयक यदि, ठीक है, कर का अधिरोप लगाना, उत्साह हटाना, परिहार छोड़ना, परिवर्तन या विनिमय नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, कर को कोई भी कर है मतलब टैक्स है उसके बारे में वो कर सकता है। उत्साह हटाना कर सकता, परिहार नहीं छोड़ना, परिवर्तन या विनिमय का नियंत्रण भी कर सकता है। धन विधेयक की परिभाषा के रूप में राज्य द्वारा किसी वित्तीय दायित्व के संबंध में धन विधेयक को उधार लेना या राज्य द्वारा कोई गारंटी देने के संबंध में भी विनिमय कर सकता है। ठीक है, ये परिभाषाएं आप देख लेना। राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा धन जमा करवाने या निकालने के संबंध में। नोट किसी भी अप्रत्यक्ष व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि की अग्रिम राशि राज्यपाल ही देगा। कोई विधायक धन विधेयक या नहीं है, इस बात का निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष ही करेगा। प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित प्रमाण किया जाएगा कि ये धन विधेयक है। ठीक है, उसका जो भी है उसका हस्ताक्षर कौन करेगा? उसका विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, उसको प्रमाण करेगा कि यह धन विधेयक है या नहीं है। ये 4-5 बातें थी, वो आपको एक बार मैंने समझा दी है, फिर भी आप एक बार लिख के समझ लेना। ठीक है, अनुच्छेद 202 का वार्षिक वित्तीय के विवरण के बारे में देखते हैं। ठीक है, वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है वो क्या होता है? ठीक है, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य की विधानसभा के समक्ष उस वर्ष के लिए अनुमानित तात्कालिक प्राप्तियां या व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक विवरण भी कहा जाता है। मतलब जो भी अपन कहते हैं नहीं कि आज हमारे राज्य का बजट पेश होने जा रहा है, जो आगामी दिनों, आगामी समय, एक वर्ष के लिए जो हमारे राज्य में बजट पेश होता है, अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे सड़कों के लिए इतना पेमेंट आया, शिक्षा के लिए इतना आया, नगर परिषद के लिए इतना आया, जो पेमेंट वो बजट घोषित होता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और उसका विवरण हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? 202 के अनुच्छेद में मिलता है। नोट मतलब संविधान बजट शब्द का उल्लेख न मिलके वार्षिक वित्तीय, मतलब अपन कहते हैं बजट, परंतु वो संविधान में ये शब्द न मिलके वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख मिलता है। बजट प्रत्येक वर्ष वित्तीय मंत्री पेश करता है। जिस भी राज्य का वित्तीय मंत्री है वो क्या करेगा? बजट पेश प्रत्येक वर्ष करेगा। ठीक है, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने वित्तीय मंत्री के रूप में 10-10 बार बजट पेश किया। सबसे ज्यादा बजट पेश किया जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रहे हैं, उन्होंने अपने ही वित्तीय मंत्री के रूप में सर्वाधिक 10 बजट पेश किए हैं। ठीक है, वार्षिक वित्तीय बजट आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु जो आज हमने और कल जो देखी क्लास, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। उसके बाद में हमारी क्लास आज ही इतनी रहेगी। आगे और कुछ नए इसी विधानसभा के साथ में अगला स्लाइड लेके आएंगे, परंतु महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखना जरूर है, आपके बहुत फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 333 की तहत राज्यसभा विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय
समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, लेकिन 146वें संविधान संशोधन 2020 की तहत लोकसभा या विधानसभा के एगलो को इंडियन मनोनीत के प्रावधान भी समाप्त कर दिया है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य एक सदस्यीय विधेयक का मत का मूल्य होता है 129। ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए अनुसूचित जनजाति की सभी सीटें आरक्षित वाले जिला है। पहला जिला कौन सा है आरक्षित वाला? प्रतापगढ़। दूसरा डूंगरपुर। तीसरा क्या है? बांसवाड़ा। राजस्थान सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जयपुर में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें 19 है और न्यूनतम विधानसभा वाले जिले हैं जैसलमेर में 2 और प्रतापगढ़ में, जैसलमेर में 2 ही और प्रतापगढ़ में भी 2। ठीक, सबसे ज्यादा किसमें? जयपुर में 19। ठीक है, ये कुछ विवरण महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपने देख लिए होंगे, क्योंकि ये स्लाइड थोड़ी छोटे अक्षर आपको समझने देखने में बहुत दिक्कत आएगी, परंतु आगे से ये छोटे अक्षर नहीं आएंगे, थोड़ा सा बड़े अक्षरों के साथ में स्लाइड में लेके आएंगे। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल कांग्रेस के विरोध में 1942 में विधानसभा के समय में अविश्वास का प्रस्ताव पारित किसके प्रति हुआ था? टीकाराम जी पालीवाल, जो कांग्रेस के विरोध में 1982 में पहली बार विधानसभा में लाया गया। अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव हरिदेव जोशी के विरोध में 1985 में लाया गया। राजस्थान अब तक 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी है। सरकार एक बार भी नहीं गिरी, परंतु राजस्थान 5 बार ऐसे अविश्वास प्रस्ताव पारित लाया गया है, लेकिन सरकार नहीं गिरी। पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया? मुख्यमंत्री रहे टीकाराम पालीवाल कांग्रेस 1952 में। कब? 1952। और अंतिम में 1985 में लाया गया, जो हरिदेव जोशी की जी के विरोध में लाया गया। परंतु अब तक राजस्थान में 5 बार अविश्वास प्रस्ताव पारित आ गए हैं, परंतु सरकार एक बार भी नहीं करी। मतलब कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव पारित लाए गए हैं, परंतु वो लागू नहीं हुए राजस्थान। अविश्वास प्रस्ताव पहली बार 1999 में भैरव सिंह शेखावत भाजपा के समय, अंतिम अशोक गहलोत 2020 में लाया हुआ था। ठीक है, राजस्थान विधानसभा में देश के पहले डिजिटल समुदाय संग्रहालय का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमन द्वारा किया गया। इसके म्यूजिक का नाम राजनीतिक अख्याल संग्रहालय पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजिक भी रखा गया था। विधानसभा का नया भवन 2001 में लाल कोठी जयपुर में बनाकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने किया था। विधानसभा भवन में जोधपुर, बसी पहाड़, भरतपुर के करौली के पत्थर का उपयोग किया। पुराने विधानसभा भवन स्वयं मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में है। ठीक है, नए के बारे में और पुराने के बारे में देख लिया है। आज की मेरी प्रिय विद्यार्थियों क्लास यहीं समाप्त हो गई। आपसे भी करता दिल से धन्यवाद जो अंतिम रूप से इस क्लास के रूप में बैठे रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।